ही का नाम ये कंबोधिलाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी हैं और न्यूज रूम से जुड़े हैं संदीप ग्रोवर। खबरों पर चर्चा के लिए आप दोनों लोगों का स्वागत है। कौन सी खबरें आज मनी सेंट्रल में शामिल की गई हैं, इसके लिए देखिए आप ये ऑन द शो। शुरुआत करेंगे गेहूं चावल के बाद अब चीनी पर चिंता। गेहूं की पर पाबंदी लगी निर्यात पर, चावल पर पाबंदी लगी निर्यात पर, अब चीनी पर भी कुछ ऐसे ही संकेत हैं कि निर्यात जल्दी नहीं खुलेगा। क्या चिंता है ये जानेंगे। 2 नौकरी करने वाले आईटी विभाग की रडार पर। अगर आप 2 नौकरी करते हैं तो सतर्क हो जाइए, हो सकता है आपके घर कोई नोटिस आ रहा हो। क्या अदानी समूह पर लौटने लगा निवेशकों का भरोसा? ऐसा क्यों? क्योंकि 2 बड़ी खबरें आई। क्या खबरें हैं, क्या उनके मायने हैं, ये समझेंगे। किसानों के नाम पर कौन ले रहा लोन? कल सरकार ने एक डेटा दिया संसद में। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं, क्या इन आंकड़ों के पीछे छिपा है, क्या कहानी है, ये सब कुछ आप जानेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। लेकिन दिन की सबसे बड़ी खबरें 2 और भी हैं। भारत से क्यों खफा है अमेरिका? क्या वजह है नाराजगी की? कल हमने आपको बताया कि रूस से दोस्ती भारी पड़ी, लेकिन ये नाराजगी यहां तक ही नहीं ठहरी, आगे भी कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है, कौन से सेक्टर्स पे इसका असर पड़ सकता है, क्या मायने इसके हैं, क्या सरकार कर सकती है, सारे आयाम समझेंगे अंशुमान जी से, बताएंगे दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर में। और एक खबर यह है कि पाकिस्तान में आ गई नेशनल एयरलाइंस बेचने की नौबत। क्यों आ गई ये नौबत? क्या और कुछ हो रहा है? IMF ने जो शर्तें दी थी उनसे पार पाने के लिए, उनका इनलाइन होने के लिए, उनको मानने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा, ये जानेंगे आज एक और बड़ी खबर में। लेकिन शुरुआत आपकी थाली के साथ। टमाटर की बढ़ती कीमतों की वजह से वेज थाली और ज़्यादा महंगी हो गई है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जून के मुकाबले जुलाई के दौरान वेज खाने की थाली का भाव 34% बढ़ गया है। टमाटर की वजह से वेज थाली की लागत बढ़ी है। जून के मुकाबले जुलाई के दौरान टमाटर की कीमतों में 233% का उछाल आया है। हालांकि इस दौरान नॉनवेज थाली की कीमत सिर्फ 13% ही बढ़ी है। नॉनवेज थाली में शायद टमाटर कम पड़ते होंगे। सर, सरकार के लिए ये वाली महंगाई रोक पाना कितनी मुश्किल है, कितना मुश्किल है या कितना संभव आपको दिखता है? शुभम, सरकार के में अब खाने की थाली की महंगाई की चिंता दिखने लगी है। वित्त मंत्री की तरफ से भी बयान आया, संसद में भी बात उठ रही है। इस महंगाई की प्रकृति में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें समझना जरूरी है, जहां सरकार का इंटरवेंशन बाजार में एक सीमा तक ही असर कर सकता है। पहली चीज़ तो ये कि जिन फसलों के कारण, जिन वेजिटेबल्स के कारण महंगाई बढ़ रही है, उन पर मानसून और बारिश का बुरा असर हुआ है, इसलिए उनकी आवक घटी हुई है, जिसको हम बार आपको बता भी रहे हैं। खासतौर से टोमेटो, इसकी आवक 60 से 70% तक घट गई है, यानी टमाटर की महंगाई लंबे समय तक रहने वाली है। सरकार की उम्मीद यह है कि बारिश का मौसम बीतने के बाद, फसलों की आपूर्ति सामान्य होने के बाद टोमेटो बाजार में आना शुरू होगा। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे इलाके जहां से सब्जियां प्रमुख शहरों के बाजारों में आती हैं, खासतौर से हिमाचल के आसपास के इलाके, वहां रास्ते बंद हैं और वहां से सामान लाने जाने में सुविधा नहीं हो रही है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि इस थाली की महंगाई में अनाज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उन दोनों पर सरकार का सीधा कोई नियंत्रण नहीं है। गेहूं की उपज भी कम है, धान की उपज को लेकर भी लगातार चुनौती बनी हुई, और इसलिए थाली की महंगाई उस मौके पर जबकि चुनाव भी सामने हैं और अन्य कई सारे आयाम भी जो खुले हुए हैं, चुनौतीपूर्ण है, उस बीच में इसे रोक पाना मुश्किल है। और यही बात क्रिसिल का थाली इंडेक्स बता रहा है कि करीब करीब 34% के आसपास आपके खाने की थाली महंगी हुई है। पर यह आंकड़ा भी टोकन है या सांकेतिक है, क्योंकि देश के अलग अलग बाज़ारों में खाने के उत्पादों की कीमतें अलग अलग तरीके से बढ़ती हैं। चीनी के निर्यात पर लगी रोक जल्द हटाए जाने की संभावना कम हो गई है। एक तरफ इस साल देश में चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम रहने का अनुमान है और दूसरी तरफ सरकार पर खाद्य महंगाई को घटाने का दबाव बढ़ रहा है। सरकार ने पहले गेहूं और फिर चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाई। अब संभावना यह है कि सरकार की तरफ से चीनी के निर्यात पर अनुमति जल्द नहीं दी जाएगी। फिलहाल देश में सितंबर तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध है। चीनी मिलों के संगठन इस्मा ने चीनी वर्ष 2023-24 के दौरान देश में चीनी उत्पादन में 3% से ज्यादा की गिरावट का अनुमान लगाया है। इस्मा का अनुमान है कि 23-24 के दौरान चीनी उत्पादन 316.8 लाख टन रहेगा। सर, चीनी को लेकर इतनी दुविधा क्यों है?
चीनी तीसरा महत्वपूर्ण निर्यात है भारत की कृषि बास्केट का, जिसके पर पाबंदी जारी रहने की संभावना है। चीनी के निर्यात पर सीमित पाबंदी पहले से लगी हुई, जो ये माना जा रहा था कि नए क्रशिंग सीजन के बाद ये जो नई चीनी का सत्र शुरू होगा उसके बाद उसे हटाने की उम्मीद बनेगी, लेकिन वैसा नहीं दिखता है। गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध पहले से ही लग चुका है, यानी भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उत्पाद है चीनी, वो भी अब दबाव में है। उसकी बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जहाँ से चीनी का गन्ने की बड़ी पैदावार आती है और चीनी का उत्पादन आता है, वहाँ जून में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। उस बारिश नहीं होने के कारण गन्ने की फसल पर असर पड़ा है और यील्ड बेहतर नहीं है। अनुमान यह है कि 3 से 4% के आसपास चीनी का उत्पादन इस साल कम हो सकता है और इस वजह से सरकार को 2 बड़े फैसले लेने पड़े। सरकार को एक फैसला और लेना पड़ा कि चीनी मिलें गन्ने से जो मोलासेस निकालती थी, शीरा जिसको बायोफ्यूल बनाने के लिए दिया जाता था, एथेनॉल था, उसकी भी आपूर्ति सीमित की गई और रोकी गई, जिससे कि आपूर्ति बढ़ाई जा सके बाज़ार में और इसलिए मिल्स की डिलीवरी वहाँ भी कम होना शुरू हुई है। लेकिन इसके बाद भी जो प्रोडक्शन का मौजूदा लेवल है, जो उत्पादन का मौजूदा स्तर दिखाई दे रहा है, बाजार ये मान रहा है कि ऐसी स्थिति में सरकार चीनी के निर्यात के लिए चीनी को रिलीज़ नहीं कर सकती। कीमतें वैसे ही बढ़ने लगी हैं बाजार में। पिछले 3 महीने 4 महीने से शुगर की कीमतों में भी हमें बढ़ोतरी दिखाई देती है, बल्कि कई मामलों में उद्योग और सरकार के बीच असहमति भी दिखाई देती है। पिछले सप्ताह इस बात की भी खबर आई कि भारत के खाद्य सचिव ने चीनी मिल एसोसिएशन की तरफ से इस आंकड़े पर सवाल भी उठाया कि उन्होंने पहले जल्दबाजी में आंकड़ा घोषित कर दिया है कि भारत में चीनी का उत्पादन कम होगा, जिससे बाजार में पैनिक की स्थिति बनी। पर मौजूदा परिस्थिति में भारत चीनी का निर्यात नहीं कर सकता है। वैसे भी निर्यात में 11 मिलियन टन से घटकर अब वो 6.1 मिलियन टन पर आ चुका है। तो ये तीसरी और भी कमोडिटी है जिस निर्यात बाजार में भारत की तरफ से नहीं जाएगी और इसका असर दुनिया में भी चीनी की कीमतों पर पड़ेगा। अगर आपने पहले बीते वर्षों में एक साथ 2 या 3 जगह नौकरी की है तो सावधान रहिए, क्योंकि अब आप इनकम टैक्स की रडार पर हैं। दरअसल आयकर विभाग ने ऐसे कई पेशेवरों को नोटिस भेजा है जिन्होंने अपने नियमित वेतन से बाहर आय अर्जित की है, लेकिन अपने आयकर रिटर्न में इसकी घोषणा नहीं की है। जारी किए गए ज़्यादातर नोटिस वित्त वर्ष 19-20 और 20-21 के हैं। ध्यान रहे कि ये वो समय था जब कोविड की वजह से लॉकडाउन लगे थे और लोग अपने घरों से काम कर रहे थे। सर, किन लोगों पर ये सख्ती की जा रही है? कोविड के दौरान जिन लोगों को कमाई हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगाहें उसके ऊपर हैं। कोविड के दौरान लोग वर्क फ्रॉम होम में थे और कुछ लोगों की नौकरियां गई थी, कुछ लोगों की तनख्वाहें कटी थी और उस दौरान उन्होंने घर से अलग अलग जगह काम किया था। इसमें खासतौर पर IT प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं। आपको याद होगा उस दौरान घरों में बंद रहकर लोगों ने तमाम काम की अपॉर्चुनिटीज़ देखी थी, उनका लाभ लिया था, जिसके जरिए वो अपने खर्चे को मेनटेन कर सकें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2019-20, 2020-21 के अपनी सूचनाओं के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर इन लोगों को नोटिस भेजना शुरू किया है। इसे तकनीकी भाषा में मून लाइटिंग कहा जाता है, जिसकी चर्चा लगातार होती है। मून लाइटिंग यानी आप 2 जगह से काम कर रहे हैं या नौकरी या वहाँ से वेतन ले रहे हैं। पहले फेज़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साल में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के अतिरिक्त पेमेंट पाने वालों को नोटिस भेज रहा है। काफ़ी छोटी रकम है कि साल भर में अगर आपको 5 लाख रुपए भी आपने अतिरिक्त कहीं से कमाए हैं मून लाइटिंग के जरिए, किसी दूसरी जगह काम करके, 2 जगह काम करके, तो उस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा 5 से 10 लाख रुपए तक। इसका असर कई सारे प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा जिन्होंने कोविड के दौरान गिग इकॉनमी का फ़ायदा लिया था। अभी तक पूरे देश में ऐसे 1100 नोटिस भेजे जा चुके हैं। 1100 अलग अलग खातों में लोगों को नोटिस पहुंचे हैं, जिनके जरिए उनसे पूछा गया है कि वे बताएं कि उनकी कमाई कहां से हुई और कितनी हुई। दक्षिण एशिया में बिजली व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ नेपाल और बांग्लादेश एक ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत भारत की ट्रांसमिशन लाइनों का इस्तेमाल करके नेपाल अपने यहाँ करीब 500 मेगावाट बिजली की सप्लाई बांग्लादेश को करेगा। इस डील में भारत के रास्ते नेपाल से बांग्लादेश को स्पेशल ट्रांसमिशन लाइन डालने का भी प्रावधान है। सर, क्या तैयारी है और ये सब कुछ कैसे होगा? कुछ अपने तरीके की दिलचस्प डील है और कुछ नया काम हो रहा है। पहली बार 2-3 पड़ोसी देशों के बीच एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होने वाला है। इस एग्रीमेंट में बिजली होगी नेपाल की, कैरियर होगा भारत, यानी भारत की ट्रांसमिशन लाइन्स उसका कैरियर होंगी और उसको रिसीव करेगा बांग्लादेश। क्योंकि भारत का ट्रांसमिशन नेटवर्क नेपाल सीमा से बांग्लादेश सीमा तक फैला और भारत के पास एक बड़ी ग्रिड है और नेपाल को इस समय अपनी पन बिजली बेचने के लिए बाजार की ज़रूरत है, जिसका इवैक्यूएशन करने का कोई रास्ता नहीं बिजली भेजने का। इसलिए भारत अब नेपाल और बांग्लादेश के बीच एक डील पर बातचीत चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि शुरुआत में नेपाल अपनी जो
पनबिजली परियोजना है उससे 50 मेगावाट के आसपास बिजली बांग्लादेश को इस नेटवर्क के जरिए भेजेगा। इसके लिए बरहामपुर और बेहरमारा के बीच में एक ट्रांस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी, यानी भारत का ट्रांसमिशन नेटवर्क का एक हिस्सा अब नेपाल के उस तरफ और दूसरा बांग्लादेश के उस तरफ के ग्रिड से जोड़ा जाएगा। तो हम पहली बार भारत के आसपास एक इंटर कंट्री ग्रिड बनती देखेंगे जिसमें कि 3 देशों की पावर ग्रिड एक साथ बनेगी। ये जो बिजली है ये 900 मेगावाट का जो अपर करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है नेपाल का, वहाँ से बिजली बनेगी और बिजली बांग्लादेश को भेजी जाएगी। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी QIA की सब्सिडरी INQ होल्डिंग ने अदानी ग्रीन एनर्जी में 2920 करोड़ रुपए में 2.7% हिस्सेदारी खरीदी है। BSE पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक INQ होल्डिंग ने बल्क डील के जरिए 920 रुपए के भाव पर अदानी ग्रीन के 4 करोड़ 26 लाख शेयर खरीदे हैं। बता दें इससे पहले QIA ने 2020 में अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड में 25.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। अदानी समूह से जुड़ी दूसरी खबर ये आई कि कंपनी समूह की जो कंपनी है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसने $1 बिलियन का कर्ज लिया है। 9 बैंकों के कंसोर्शियम ने इसको ये बैंक दिया है। सारे अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं, जापान से लेकर और अमेरिका तक के बैंक इसमें शामिल हैं, जिन्होंने $1 बिलियन का ये कर्ज अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को दिया है। संदीप के पास चलते हैं। संदीप बाजार से, कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों की बारीकी से नज़र रखते हैं इन पर। संदीप, क्या कुछ मतलब समझा जाए, कर्ज भी मिलने लगा और नया इन्वेस्टमेंट भी आने लगा? GQG के बाद ये दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्या निवेशकों का भरोसा जो डामाडोल था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लौट रहा है क्या? बिल्कुल, आपने सही कह दिया है कि पूरा जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी जो 24 जनवरी को जारी हुई थी, उसके बाद जो पूरा नकारात्मक पूरा जो रुख बना था इस ग्रुप को लेके, वो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिविटी की तरफ बदल रहा है। 2 चीजें आपने बता दी हैं। अब मैं थोड़ा इसमें आंकड़े और जोड़ देता हूं और इसके लिए हमने 2 आंकड़े निकाले हैं। पहला तो रिटेल निवेशकों की जो हिस्सेदारी है इस पूरे ग्रुप में वो कैसे रही है, और दूसरा जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उस समय इन 10 कंपनियों के, जो अदानी ग्रुप की 10 कंपनियां, उनके कैसे भाव थे, अब किस तरह का परफॉर्मेंस उनका है, और जो लो बनाया था उन्होंने रिपोर्ट के आने के बाद, जो गिरावट हुई थी, वहां से उनका प्रदर्शन कैसा है, ये सारे आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। पहले जरा रिटेल का हिस्सा देखिए आप। जून तिमाही की अगर आप बात करें तो जून तिमाही में जो 10 कंपनियां हैं अदानी ग्रुप की, उसमें से 5 कंपनियां ऐसे हैं जिसमें रिटेल निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसमें NDTV सबसे ऊपर है, 4% से ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ी है। अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन, ACC, अदानी विल्मर, ये 5 कंपनियां जिसमें हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। और 5 कंपनियां ऐसी भी हैं जिनमें हिस्सेदारी कम की गई, जिसमें अंबुजा सीमेंट सबसे ऊपर है, फिर अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ग्रीन एनर्जी। लेकिन हमें एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि मार्च तिमाही वो तिमाही थी जब रिटेल निवेशकों ने तमाम यानी कि सभी 10 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो उसके बावजूद 5 कंपनियों में फिर से हिस्सेदारी बढ़ाई गई है और 5 कंपनियों में मुनाफा वसूली उनकी ओर से की गई है। जून के अंत तक अगर आप देखें तो करीब 43,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश रिटेल निवेशकों का इस पूरे ग्रुप में था। और इस ग्रुप की वैल्यू अगर आप देखें 10% के आसपास बढ़ी थी, 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इनका मार्केट कैप था। अब आपने कहा कि 4 कंपनियां, आपने कहा कि GQG पार्टनर्स जो है उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो 4 कंपनियां ऐसी भी हैं, अदानी ट्रांस, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन और अदानी पोर्ट, जिसमें प्रमोटर का हिस्सा भी घटा है। वो केवल इसलिए है क्योंकि आपने जो GQG की बात करी और रिसेंटली जो QI की बात आई है, उस वजह से प्रमोटर का हिस्सा भी घटा है। अब बात करते हैं इनके शेयरों के प्रदर्शन की, उससे आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर आप 24 जनवरी से कंपेयर करें, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो वहां से तो आपको केवल 3 कंपनियां ऐसी हैं उस भाव से ऊपर नजर आएंगी, वो है ACC, अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर। बाकी 7 कंपनियां अगर आप देखेंगे तो उनमें 7% से लेकर 83% का आपको ड्रॉप नजर आएगा। लेकिन यहां से आपको कहानी साफ नहीं होगी। कहानी साफ होगी जब आप देखेंगे कि 52 वीक लो के टच के, यानी कि जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो नेगेटिविटी गिरावट जो आई थी, वहां से अगर आप देखेंगे तो सारी कंपनियां आपको ऊपर नजर आएंगी, यानी कि रिकवर हो चुकी हैं। 6% सबसे कम अदानी टोटल है और सबसे ज्यादा जो इनकी फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेस, 144%, यानी 2.5 गुना के आसपास की जो बढ़त है लोअर लेवल से, क्योंकि 1000 के आसपास का लो उसने बनाया था और अभी 2500 के आसपास का प्राइस है। तो आप समझ सकते हैं दोनों आंकड़ों से कि रिटेल एक तरफ अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है और दूसरा जो लो बने थे, जो नेगेटिविटी बनी थी, वहां से इस कंपनियों, इन 10 कंपनियों के शेयरों में 6% से लेकर 145% तक की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल चुकी है। तो आंकड़े साफ बताते हैं कि जो नकारात्मक रूप बना था, जो नेगेटिविटी बनी थी, जो सेंटिमेंट खराब हुआ था, वो बिल्कुल बदल चुका है और भरोसा भी हो रहा है। बिल्कुल, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि रिटेल की हिस्सेदारी बढ़ रही है, विदेशी निवेशक नया पैसा डाल रहे हैं,
हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, बैंक नया कर्ज दे रहे हैं। तो ये तीनों ही संकेत ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो एक नी जर्क रिएक्शन था, वहाँ से जो भरोसा टूटा था, वो अब धीरे धीरे बहाल हो रहा है। हालांकि इन सब चीज़ों को जब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिए अभी उस जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है जो अदानी पर चल रही है। सेबी जिसकी जांच कर रहा है, उस रिपोर्ट का आना बाकी है। उस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ होगा ये हम और देखेंगे। आगे बढ़ते हैं शेयर बाजार की एक और खबर पर। शेयर बाजार नियामक सेबी जल्द ही कंपनियों पर नई सख्ती करने जा रहा है। नई सख्ती कंपनियों के डिस्क्लोजर नियमों से जुड़ी। डिस्क्लोजर नियम क्या होते हैं? स्पष्टीकरण, कि आप अपनी तरफ से पब्लिक डोमेन में वो जानकारी दें, इनको डिस्क्लोजर कहते हैं। ये नियम गैर सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होंगे। दरअसल अभी गैर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए उतने सख्त नियम नहीं है जितने बाजार में लिस्ट कंपनियों के लिए हैं। लेकिन अब ग्रुप की अगर कोई कंपनी बाजार में लिस्ट है और उसका समूह, उस समूह की कोई कंपनी ऐसी है जो लिस्ट नहीं है, तो उससे जुड़ी जानकारी भी मुहैया करानी होगी। सर, क्या जानना चाहता है सेबी इन डिस्क्लोजर नियमों के सहारे? सेबी लगातार बड़ी कंपनियों पे, खासतौर से जो कॉन्ग्लोमरेट हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनके डिस्क्लोजर नॉर्म्स काफ़ी सख्त कर रहा है और उनके बारे में सारी सूचनाएं सार्वजनिक रूप से पारदर्शी करना चाहता है। हमने पिछले सप्ताह ही आपको इकोनॉमिका में विस्तार से बताया था कि सेबी को बाजार के पीछे, पर्दे के पीछे क्या चलता हुआ दिख रहा है और उसे सामने लाने की कोशिश में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है। हालांकि ये प्रावधान तकनीकी है, पर अगर आप शेयर बाजार में करीब से दिलचस्पी रखते हैं और बाजार के मैनिपुलेशन और प्राइस को की रिगिंग के तौर तरीकों को समझते हैं जो कि बाजार में होते रहते हैं, उस दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। सेबी का कहना यह है कि जो बड़े कांग्लोमरेट्स हैं, बड़े समूह हैं, उनके पास दो तरीके की कंपनियां होती हैं। एक ऐसी कंपनियां जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती हैं और ऐसी कंपनियां जो शेयर बाजार से बाहर होती हैं, लिस्टेड नहीं होती। अब नई व्यवस्था के तहत इन्हें उन कंपनियों के बारे में भी पूरी जानकारी सेबी को और मार्केट रेगुलेटर्स को देनी पड़ेगी जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ऐसा इसलिए है जिससे कि पता चल सके कि मार्केट के प्लेयर्स के लिए इन कंपनियों से किस तरीके का जोखिम बनता है या इन कंपनियों में किसी घटनाक्रम में बदलाव से बाजार के निवेशकों के और उस कंपनी के स्टॉक्स या स्टॉक्स जो अलग अलग लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनकी कीमत पर क्या असर पड़ता है। हाँ, और अगर आप भारत के किसी भी बड़े औद्योगिक घराने को देखें, रिलायंस, टाटा, बिरला, महिंद्रा, बजाज, किसी को भी देखें, इन सारे घरानों के पास ऐसी कई कंपनियां हैं जो लिस्टेड नहीं हैं, जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं, पर इनमें कारोबार है, ये बिजनेस में शामिल है। और इसलिए हाल में ही आपको याद होगा कि अडानी समूह के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अडानी समूह के मामले में भी पब्लिक शेयर होल्डिंग और जो ट्रांजैक्शंस थे और जो ऐसी कंपनियां जो ग्रुप से बाहर हैं उनके बारे में, उनके कामकाज पर भी सवाल उठाए गए थे। तो ये सेबी की तरफ से एक और बड़ा फैसला है जो ट्रांसपेरेंसी के लिए सामने आ रहा है। सर, वायदा बाजार को लेकर भी कुछ तैयारी है, वहाँ भी कुछ नए नियम लाने की बात, रिव्यू की बात चल रही है सेबी की तरफ से, वो क्या है? सेबी वायदा बाजार को लेकर भी सख्त है क्योंकि फॉरवर्ड और ऑप्शन ट्रेडिंग में सेबी का लगातार एक कहना है कि इसमें नुकसान हो रहा है और निवेशकों को काफ़ी खतरा भी है इसमें ट्रेडिंग करने के लिए। तो सेबी जो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग को लेकर, यानी ट्रेडिंग करने वाले लोगों की एसेट्स कितनी होनी चाहिए, उन्हें किस तरह से सौदे करने चाहिए, अकाउंट्स के प्रोसेस कैसे हों, इन्हें भी नए सिरे से बात कर रहा है। हालांकि क्या क्या चेंज आएंगे ये पता नहीं है, लेकिन ये 2018 के बाद से इनमें बदलाव नहीं हुआ है और पहली बार F&O सेगमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी भी सेबी की तरफ से की जा रही है जिससे कि वहाँ पर ट्रेडिंग के नियमों को पारदर्शी बनाया जा सके। अब बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। तो खबरें, सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो है कर्ज के सेक्शन से, यानी कि जो कर्ज राइट ऑफ किए गए, जो कर्ज के डिफॉल्टर्स को लेकर या कर्ज को लेकर जो जानकारी है उससे जुड़ी है। पहली खबर ये कि मोदी सरकार के कार्यकाल में यानी बीते 9 वर्षों के दौरान बैंकों ने 14.5 लाख करोड़ रुपए से फंसा हुआ जो कर्ज था उसको बट्टे खाते में डाल दिया है, राइट ऑफ कर दिया। सोमवार को संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि बट्टे खाते में गए कुल कर्ज 14,56,000 करोड़ रुपए में से 7,41,000 करोड़ रुपए का कर्ज उद्योगों और सर्विस सेक्टर को दिया हुआ था। इस कर्ज में से बैंकों ने करीब 2 लाख करोड़ से आसपास की जो रकम है उसको रिकवर भी किया है, क्योंकि जब आप बट्टे खाते में भी कोई कर्ज डाल देते हैं उसके बाद भी उसकी रिकवरी खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, आपने प्रोविजनिंग कर ली, आपने वो पैसा हटा दिया कि ये हमारे एडवांसेस में शामिल नहीं है, लेकिन बैंक उसके बाद भी रिकवरी उसकी लगातार जारी रखते हैं और जो रिकवरी हुई ये 2 करोड़ रुपए, ये 2 लाख करोड़ रुपए, ये वही रिकवरी है। अब इसके आगे की बात,
डिफॉल्ट होने वाले बैंक खातों पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बैंक उन खातों को फ्रॉड या डिफॉल्ट करने से बच रहे हैं, हिचक रहे हैं, जिनको वो पहले आसानी से डिफॉल्ट कर देते थे। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें कहा गया कि बैंक कोई भी खाता अगर फ्रॉड घोषित करता है तो उससे पहले खाते धारक का जो पक्ष है उसको सुनना जरूरी है। तो ठीक है सर, पक्ष सुन लीजिए, उसके बाद डिफॉल्ट कर दीजिए, हिचक किस बात की? दो तरीके की परस्पर विरोधी खबरें आपके सामने हैं। एक पहली खबर ये कि पिछले 9 साल के अंदर भारत में 14 लाख करोड़ रुपए के आसपास के 14.56 लाख करोड़ रुपए के आसपास के कर्ज राइट ऑफ किए गए, यानी करीब 1.61 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से बैंकों ने अपने लोन राइट ऑफ्स किए, जिन्हें उबारने की या चुकाने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब इन्हें या तो किसी बैड बैंक को बेचा जाएगा या इन्हें ऐसे रिस्ट्रक्चरिंग कंपनियों को दिया जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जब हाल में विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर ये सख्ती की और ये कहा कि कोई भी बैंक अपनी तरफ से किसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं कर सकता और उसे अदालत के फैसले के बाद उसे बात करनी पड़ेगी उस व्यक्ति से जिसके अकाउंट को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है, उसके बाद बैंक्स गहरी दुविधा में हैं। जो खबरें आ रही हैं, जानबूझकर बैंक का कर्ज न चुकाने वाले या बैंक को चूना लगाने वाले लोगों पर भी बैंक अभी उस तरह से खुलकर सक्रिय होकर घोषणा उन्हें विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं डाल पा रहे हैं। और इस मामले में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अभी मौजूदा परिस्थिति ये है कि आरबीआई ने बैंकों से, सरकार से और कानूनी विशेषज्ञों से इस मामले पर सलाह लेनी शुरू की है कि आखिर किसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने का मैकेनिज्म क्या हो। अभी तक के बैंकों के पास अधिकार था कि विलफुल डिफॉल्टर्स को के मैकेनिज्म को घोषित करें। दूसरी एक और दुविधा की बात शुभम है कि रिजर्व बैंक का अपना ही प्रस्ताव है जो आया, जिसमें यह था कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उन्हें भी थोड़े समय के बाद लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दी जा सकती है और उन्हें दोबारा कर्ज लेने की छूट भी दी जा सकती है। तो इस तरह पूरे तरह से कर्ज के परिवेश में जो परिस्थिति 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले थी, जिस तरीके की सक्रियता वसूली को लेकर, कर्ज चुकाने वाले या कर्ज चुकाने में चूकने वालों को लेकर, बैंकों में नुकसान पहुंचाने वालों को लेकर जिस तरीके की सक्रियता थी वो कहीं ना कहीं कमजोर होती दिखाई दे रही है। सोमवार को सरकार की तरफ से एक और आंकड़ा रखा गया संसद में। क्या रखा गया? वो आंकड़ा था स्टेट वाइज आउटस्टैंडिंग कितनी है कृषि लोन की, यानी कि हर राज्य में किसानों ने कितने कर्ज ले रखे हैं, क्योंकि कृषि कर्ज तो किसान ही लेते हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में 15 करोड़ से ज़्यादा कृषि लोन खाते हैं और इस साल जून तक उन कृषि खातों में 21 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की आउटस्टैंडिंग है, यानी 21 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज 15 करोड़ किसानों ने ले रखा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की जनसंख्या के 1/3 से ज़्यादा कृषि लोन है। मसलन तमिलनाडु की जनसंख्या करीब 7.5-8 करोड़ के आसपास है, लेकिन सरकार के आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में 2.79 करोड़ कृषि लोन खाते खुले हैं और राज्य में कुल 3,47,00,000 करोड़ रुपए के कर्ज आउटस्टैंडिंग खाते में पड़ा हुआ है। 7.5 करोड़, 8 करोड़ भी चलो मोटा मोटा आप मान लो, 8 करोड़ की भी अगर आबादी है और आप मनी 9 का पर्सनल फाइनेंस सर्वे याद करो जिसमें बताया जाता है कि औसत परिवार का साइज 4.2 है, तो आप इससे मानिए कि 2 करोड़ किसान हुए और खाते उससे ज़्यादा हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। सर, पहला सवाल ये कि ये आंकड़ा, ओवरऑल आंकड़ा ये बताता क्या है? इस आंकड़े में 2 महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने निकल कर आते हैं। पहली चीज तो ये कि अगर आप पूरे देश में किसानों की आबादी और उनके खातों में बकाया कर्ज का रेशियो देखें तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। किसानों की संख्या कम है और उनके खातों में जमा कर्ज बहुत ज़्यादा है। अगर ये वास्तविक रूप से किसान है तो ये भारत में किसानों की बैंकों के जरिए इंडेबिटेडनेस का एक हिस्सा बताता है कि बैंकों का कितना कर्ज है। 1,48,000 रुपये पर किसान के आसपास का औसत कर्ज आता है। ऐसा हिसाब हमारे प्रोड्यूसर मनोज भाई ने बनाया था, जिन्होंने इस आंकड़े की पूरी छानबीन और पड़ताल की है। दूसरा ये आंकड़ा ये बताता है कि क्या वास्तविक रूप से हर राज्य में उतने ही किसान हैं जितने किसानों के खाते चल रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने किसानों के नाम पर बैंकों से लोन ले रखा है। दूसरी बात, और तीसरी बात है कि इतनी बड़ी कर्ज की राशि जो किसानों के बैंक के खातों में दिखाई दे रही है, इसकी रिकवरी और इसकी वसूली का क्या होगा। यह आंकड़ा पहली बार आया जिसे हमने भीतर जाकर पड़ताल कर जानने की कोशिश की कि अलग अलग राज्यों में किसानों पर कृषि कर्ज की स्थिति क्या है। तो इसके साथ कई सारे सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। सर, दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई भारत में इतने किसान हैं जितनों को एक कर्ज बट गया है? ये सवाल, इस पर संसद में शायद अगर चर्चा होगी या सवाल पूछा जाएगा तो जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या भारत में जितने किसान हैं और इनमें से कौन से वो किसान हैं जिनकी कर्ज की पात्रता है, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे जिनकी कर्ज की पात्रता नहीं है। तो फिर क्या ऐसा लगता है कि कर्ज उन लोगों ने भी लिया जो किसान नहीं है, जो छद्म किसान है, शूडो फार्मर्स हैं? क्योंकि किसानों को मिलने वाला कर्ज 4% पर मिलता है, तो क्या कर्ज वो किसी और कामकाज के लिए लिया गया? क्योंकि भारत के इनकम टैक्स के ढांचे में एक तो होल है ही
एग्रीकल्चर इनकम को लेकर, तो ये आंकड़ा भी उस तरफ इशारा करता है और ज़्यादा पड़ताल मांगता है। एक ये पीएम ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट हुआ है, मुझे अभी मिला है आंकड़ा। इसमें ये लिखा है सर कि 8.5 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को अभी 14वीं किस्त मिली है 3 हफ्ते पहले। 8.5 करोड़ किसान वो हैं जिन्होंने 6,000 रुपए वाली किस्त ले रखी, यानी कि वाकई वो गरीब किसान है, जबकि ये आंकड़ा 15 करोड़ का। तो ये भी दिखाता है कि लाभार्थियों से ज़्यादा जिनको वो मिल रही है लोन की ज़रूरत, तो दरअसल इन्हें होनी चाहिए, तो इनसे ज़्यादा वो अकाउंट है जिन्होंने कर्ज ले रखा है। अब सर आते हैं इसकी राजनीति का एंगल देखते हैं। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो क्या मायने इस आंकड़े के? 8.5 करोड़ अधिकृत लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के, 15 करोड़ के आसपास किसान जिनके खातों में कर्ज, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं डाइग्रेस करता है कि वास्तविक किसानों की पहचान क्या है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बात यह कि जो इतनी बड़ी राशि किसानों के खातों में रखी हुई है, यह भविष्य में किसी किसान कर्ज माफी की संभावना को तैयार कर रही है। खासतौर से अगर राज्यों के आधार पर आप जाएं, कुछ राज्यों के जो आंकड़े इसमें उपलब्ध है वहाँ तो बहुत बड़ी राशि है। तो क्या आने वाले समय में ये किसान जिनको एक कर्ज दिया गया वो कर्ज चुकाने की स्थिति में होंगे कि नहीं होंगे? दो तरीके के खतरे। एक खतरा ये, जैसे हमने मानसून के फसल की बर्बादी देखी है, अभी बाढ़ देखी है, सूखा देखा है देश के हिस्सों में, उसमें कई सारे किसान जो वास्तविक रूप से कर्ज लिए हैं उनके लिए कर्ज चुकाना मुश्किल होगा और हम एक डेट क्राइसिस को राज्यों में बनती देखेंगे जहां किसानों की आत्महत्याओं जैसी परिस्थितियां आती हैं। जैसे अभी हमने आपको महाराष्ट्र के कई इलाकों में बताया कि गन्ने की खेती वाले इलाकों में सूखे की परिस्थिति है। तो पहली चीज़ तो एक भारत के मौसम के मिजाज के हिसाब से किसानों के सर पर इतना सारा कर्ज उनके भविष्य के लिए चुनौतीपूर्ण है, और दूसरा राजनीति यह है कि जब ये दबाव बनेगा तो क्या फिर किसानों के कर्ज की माफ़ी की एक और ज़रूरत दिखाई देगी, बनेगी, क्योंकि हम अभी यहां तक आते आते पिछले 3-4 सालों में कई सारे अलग अलग राज्यों में किसानों के कर्ज की माफी देख चुके हैं जो सरकारों ने की। हालांकि उसके लिए उससे बजट से उन्हें पैसा देना पड़ा बैंकों को, लेकिन कर्ज की माफी की संभावना भी बनती दिखाई दे रही। किसानों के कर्ज, कृषि कर्ज और कृषि के कर्ज से जुड़े हुए बहुत सारी चर्चाएं हमारे बीच में आती। हमने उस बीच में जानने की कोशिश की मनी सेंट्रल की टीम ने कि वास्तव में किसानों पर कर्ज की स्थिति है क्या। 15 करोड़ से ज़्यादा कृषि लोन खाते और उनमें 21 लाख करोड़ रुपए का लोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर आपको बता दी, कर्ज के पूरे परिदृश्य से, जो परिवेश से जो खबर आती है वो बता दी। अब दूसरी खबर, जो इंपोर्ट वाली खबर आजकल चर्चा में पिछले 2-3 दिन से, सरकार की तरफ से कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर पाबंदी को लेकर किए गए फैसले के बाद देश में कंप्यूटर, लैपटॉप की बिक्री एकाएक बढ़ी, अचानक बढ़ी। बिना लाइसेंस के इंपोर्ट पर रोक 1 नवंबर से लागू होगी। आशंका यह है कि इस रोक की वजह से कंप्यूटर, लैपटॉप की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिस वजह से लोग इंपोर्ट पर पाबंदी लागू होने से पहले ही अपने लिए लैपटॉप, कंप्यूटर खरीद रहे हैं। सर, क्या यहाँ हुआ ऐसा कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये परिस्थिति की वजह से ही अचानक इंपोर्ट भी बढ़ गए और कीमतें भी बढ़ने का की वजह से सेल बढ़ गई? क्योंकि एक तो कंपनियों को पता है कि सरकार नवंबर से इसे वापस लागू करेगी। अभी तक की परिस्थिति है, सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि ऑर्डर एवेंस में नहीं किया गया, इसको वापस नहीं लिया गया, ये ऑर्डर केवल डेफर किया गया है और नवंबर तक सरकार आयात के नए नियम लेकर आएगी और लैपटॉप और कंप्यूटर्स के आयात पर रोक पे को लाइसेंसिंग प्रक्रिया में लाया जाएगा और उनको रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाला जाएगा, यानी एक लाइसेंस परमिट व्यवस्था होगी जिसमें जाकर लोगों को परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये 3 महीने का जो ब्रीदर मिला है उसमें भारत में इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कंपनियां जब तक ये आएगी प्रक्रिया, कितनी आसानी से लाइसेंस मिलेंगे, इंपोर्ट होने में कितना समय लगेगा, इस सब की आशंकाओं को देखते हुए कंपनियों ने इंपोर्ट के ऑर्डर बढ़ा दिए हैं। और अब हम जिसको रोकना चाहते थे वो इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा होगा, ऐसा लगता है इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होगा। दूसरी चीज़, मार्केट में जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं लैपटॉप के और कंपोनेंट्स के, उनकी भी खरीद तेजी से शुरू हो गई है। खासतौर पर वो कंपनियां जो विस्तार में हैं, जो एक्सपेंशन में हैं, जो अपने नए ऑफिसेस खोल रही हैं, जिन्हें नए निवेश करने हैं, उनके लिए भी वो अब इस कोशिश में है कि सप्लायर्स से उन्हें एडवांस में इक्विपमेंट्स मिल जाएं। यानी इस फैसले से एक आर्टिफिशियल चैलेंज बाजार में क्रिएट हो रहा है इस मांग को, जो अचानक आई है मांग, इसको पूरा करने के लिए। सरकार की तरफ से कहा गया कि वो प्रक्रिया को आसान करेगी और ये कोशिश करेगी कि लोगों को एक ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आयातकों को लाइसेंस मिल जाए, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं कि प्रक्रिया कैसे काम करेगी, क्योंकि जिस नियम के तहत, जिस HSN कोड के तहत ये पाबंदी लगाई गई, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं। करीब 90% सामान ऐसा है जो कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा हुआ वो आता है। इनके लिए अलग अलग लाइसेंस होंगे, उन्हें कैसे बंडल किया जाएगा, इस मामले में भी तस्वीर साफ नहीं है। ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति इसलिए आई कि देश में सरकार को ये महसूस हुआ कि भाई ये तो हमारे देश में बन रहा है और जो बन रहा है वो हम इतना ज़्यादा आयात क्यों कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने कहा कि नहीं भाई, खुलेआम आयात नहीं, आप लाइसेंस लगाइए और आयात, पूरी कोशिश जो संकेत देने की होती है वो ये होती है कि जो चीज़ घर में बन रही है उसका आयात रुके। लेकिन ऐसी स्थिति 2 और बाजारों में बन गई है। एक बाजार है स्टील का और दूसरा बाजार है ऑटो पार्ट्स का। दोनों ही जगह हमारी क्षमताएं अच्छी हैं, लेकिन उसके बाद भी आयात एकाएक बढ़ा है। पहले बात करते हैं सर स्टील के बाजार की, क्या स्थिति है यहाँ?
शुभम, आप भारत के पूरे औद्योगिक परिदृश्य में कुछ ऐसी घटनाक्रम हो रहे हैं इंपोर्ट के लेवल पर जो आमतौर पर बड़े अप्रत्याशित हैं। सरकार खुद इसको लेकर अप्रत्याशित दिखाई दे रही है कि उसके लिए चौंकना जरूरी है कि हम एक तरफ पीएलआई की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की कोशिश हो रही है, भारत में कंपनियां और उनको निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है, पर वो क्षेत्र हार्डवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर तो मान लीजिए वो क्षेत्र है जिस पर हम विदेश पर निर्भर हैं, इसके कंपोनेंट हम आयात करते हैं, असेंबल करते हैं। ये जिन दो क्षेत्रों का जिक्र शुभम ने किया, ऑटो कंपोनेंट और स्टील, ये तो भारत की अपने उद्योग है, भारत के भीतर अपनी इनकी क्षमताएं पहले से मौजूद हैं। भारत की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और भारत के साथ भारत में कंपनियों के साथ एक बड़ा नेटवर्क है। और दूसरा स्टील है। स्टील तो भारत आत्मनिर्भर है, पर स्टील के बारे में जो आंकड़ा आया वो बहुत चौंकाने वाला था। पहली बार ऐसा हुआ जब भारत लंबे समय के बाद 4 साल में पहली बार भारत स्टील का नेट इंपोर्टर हो गया। नेट इंपोर्टर का मतलब है कि भारत ने जितना स्टील एक्सपोर्ट किया उससे कहीं ज़्यादा स्टील इंपोर्ट किया। एग्जैक्ट आंकड़ा हम आपको बताते हैं, 3,80,000 टन स्टील भारत से निर्यात हुआ और 4,44,000 टन भारत ने स्टील का आयात किया। सरकार के लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि भारत जो स्टील का शुद्ध निर्यातक है वो आयातक कैसे हो गया। और इस आयातक के कारण करीब करीब और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों भारत में लगभग 30% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। हुआ ये कि ये सारा आयात चीन से हो रहा है। भारत से सस्ते स्टील, भारत चीन के में सस्ता स्टील होने के कारण भारत के ही की कंपनियां जो भारत में स्टील की खपत करती हैं वो देश के भीतर नहीं विदेश से स्टील का आयात कर रही हैं। सरकार इसे लेकर बेहद परेशान भी और चुनौतीपूर्ण आने वाले समय में जो लैपटॉप के साथ हुआ, क्या वैसा ही कुछ स्टील के साथ भी होगा? क्या यहाँ भी एंटी डंपिंग होगी, यहाँ भी कुछ सख्ती होगी? हमें देखना होगा। लेकिन अप्रैल से जुलाई के पीरियड के दौरान भारत ने पिछले अप्रैल से जुलाई के बीच में भारत नेट एक्सपोर्टर था, लेकिन अब भारत में स्टील का इंपोर्ट बढ़ने लगा है। मतलब जो चीज़ घर में बन रही है वो बाहर से किस स्थिति में लाती होंगी कंपनियां? तब लाती होंगी जब हमारी लागत जो है वो दरअसल इंपोर्ट की लागत से भी ज़्यादा होती होगी। हाँ। तभी ऐसी स्थिति आती होगी। ठीक है सर, ये स्टील की बात आ गई। अब चलते हैं ऑटो पार्ट्स के बाजार में, यहाँ क्या चल रहा है सर? ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एक्मा है जो कि ऑटो कंपोनेंट्स के बारे में बताती है। यह बाजार भी भारत का बड़ा बाजार है और भारत में एक बड़ा इकोसिस्टम है ऑटो कंपोनेंट का। इसमें आप देखें कि कुल भारत में जितना ऑटो कंपोनेंट का इंपोर्ट हुआ वित्त वर्ष 2023 में 30% इंपोर्ट केवल चीन से किया गया। यानी यहाँ भी जो कारें बन रही हैं उन कारों में सिर्फ बैटरी ही नहीं है, बाकी कंपोनेंट ही नहीं, 30% से ज़्यादा कंपोनेंट चीन से आयात हुए हैं। और भारत से का जो कंपोनेंट का इंपोर्ट है वो 2023 में करीब 10% 11% की दर से बढ़ रहा है। और ये इसका आंकड़ा जो हमें मिल रहा है वो करीब $20.3 बिलियन का है और इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा चीन से आ रहा है। अब क्या यहाँ भी वैसी ही दबाव बन रहा है कि भारत में कंपनियां निवेश तो कर रही हैं पर इसके बाद भी भारत में कंपोनेंट्स का आयात हमें विदेश से करना पड़ रहा है? ये दोनों ही बाजार आगे आने वाले दिनों में चर्चा का विषय रह सकते हैं। यहाँ भी सरकार कुछ करती दिख सकती। अब आइए तीसरी बड़ी खबर पर। रूस के साथ हीरों के ट्रेड के लिए अमेरिका की एजेंसी की तरफ से भारतीय हीरा कंपनियों के पैसे सीज किए जाने के बाद अमेरिका अब और सख्त कार्रवाई कर सकता है, यानी कि ये नाराजगी यहाँ तक नहीं रुकेगी। जनवरी से अमेरिकी कंपनियां भारत से हीरों का इंपोर्ट बंद कर सकती हैं। अमेरिकी कंपनियों को शक है कि रूस से अनफिनिश्ड हीरे खरीदकर भारत उनको तैयार कर अमेरिका को बेच रहा है। यही शक आने पे आपको ध्यान होगा, मनी सेंट्रल में हमने आपको पहले ही बताया था कि तेल में भी यही हो रहा था कि रूस से कच्चा तेल आ रहा था, तैयार होकर यूरोप जा रहा था। ऐसे में आशंका है कि जनवरी से अमेरिकी कंपनियां हीरों का आयात रोक सकती हैं। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए भारतीय हीरा कंपनियों ने भी अमेरिका के अलावा दूसरे बाजारों को तलाशना शुरू कर दिया है। सर, ये चुनौती कितनी बड़ी है डायमंड एक्सपोर्ट के लिए या कहिए पूरे डायमंड उद्योग के लिए? हीरे का कारोबार वैसे भी तमाम संदेह के घेरे में रहता है। पूरी दुनिया में सबसे करीब से देखा जाने वाला हीरे का कारोबार है। बहुत सारे लोग जो हीरे के कारोबार को करीब से जानते हैं, वहाँ ब्लड डायमंड्स का एक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बाज़ारों में से आने वाले हीरों की सेल प्रतिबंधित होती है। अब यहाँ भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग है वो गहरी चुनौती में फंस गया है। अमेरिका की जाँच एजेंसियों ने पाया कि भारत से जो हीरे जा रहे हैं वो रूस से आए हुए रफ डायमंड्स हैं, जिनको कि भारत में पॉलिश करके उन्हें तराशा गया और उसके बाद उनका निर्यात किया गया। कल हमने आपको बताया कि बेहद सख्त कार्रवाई की अमेरिका ने और भारत की कंपनियों के फंड्स का ट्रांसफ़र रोक दिया जो अमेरिका में थी। अमेरिका पूरे दुनिया की ज्वेलरी और डायमंड ट्रेड में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। उसकी वजह यह है क्योंकि अमेरिका सिर्फ सबसे बड़ा कंज्यूमर ही नहीं है ज्वेलरी और डायमंड का, बल्कि वहाँ के जरिए वहाँ के बैंकों के और वित्तीय सिस्टम के जरिए पूरी दुनिया में बड़ा ट्रेड भी होता है। इसलिए जो भी हीरे की ट्रेड के बड़े केंद्र हैं लग्जमबर्ग में या सूरत, ये कंपनियाँ भी
पूरी तरह से अमेरिका से कारोबार करती हैं और अमेरिका के बाज़ारों से कारोबार करती हैं। अब चुनौती ये है कि खतरा ये है कि भारत से निर्यात भी या नहीं, भारत से आयात भी अमेरिका बंद कर सकता है। अमेरिका के साथ कुछ और भी बाजार ऐसे हैं जो कि नाटो के उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं जिसके जरिए उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, तो उससे उन बाज़ारों में भी भारत का डायमंड और डायमंड के साथ बनी हुई ज्वेलरी, दोनों चीज़ें, दोनों का निर्यात प्रभावित हो सकता है। और इसलिए भारतीय कंपनियों को अब वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे बाज़ारों की तरफ देखना पड़ेगा। पर यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि वो बाज़ार छोटे हैं और उतनी डिमांड या उतनी मांग उन बाज़ारों में दिखाई नहीं देगी। यानी रूस के साथ प्रतिबंधों के दौरान कारोबार की जो कोशिशें थी वो धीमे धीमे अब उद्योगों पर भारी पड़ने लगी हैं। सर, ये काम जो हीरे में हो रहा था ये तो और उद्योगों में भी हो रहा था, तो क्या चोट आगे भी लगेगी कहीं? अभी कहना स्पष्ट नहीं है, लेकिन खतरा तो है, क्योंकि इसका असर हमें इस दो तरह से दिखाई दे रहा है। भारत में कच्चे तेल का आयात भी हुआ। आपको याद होगा कि स्पष्ट रूप से यूरोपीय समुदाय के एक मंत्री ने 2 महीने पहले कहा था कि भारत रूस के सस्ते कच्चे तेल की लॉन्ड्री हो गया है। रूस का सस्ता क्रूड ऑयल भारत आता है और यहाँ की रिफाइनरीज उसे सेल करती हैं, उसको रिफाइन करके यूरोप के बाज़ारों में सेल करती हैं। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे आयात हैं जो बाज़ार में जो रूस से किए गए हैं। अब इसमें ये देखना होगा कि अमेरिका कितनी सख्ती या जो यूरोप के देश हैं जो प्रतिबंध का हिस्सा हैं, जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, वो इसमें किन चीज़ों की तरफ आगे जा सकते हैं। पर बाजार में काफ़ी चर्चा है। हीरो के बाद जो अन्य ट्रेडर भी जो रूस के सामान ला रहे हैं और भारत में बनाकर उसे अन्य बाज़ारों में निर्यात करते हैं कच्चा माल लाकर, उनके बीच में भी अब एक खतरा दिखाई दे रहा है कि अगर आज हीरे का है तो कल किसी दूसरी चीज़ का नंबर भी आ सकता है, क्योंकि प्रतिबंधों का उल्लंघन पकड़ने के में अब अमेरिका और यूरोप के रेगुलेटर तेज़ी से आगे आ रहे हैं। सर, सरकार कुछ कर सकती है इसमें? सरकार की तरफ से कल स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। सरकार का कहना था कि जो हीरे निर्यात हुए थे ये पुराने ऑर्डर के थे, प्रतिबंधों से पहले के आए हुए थे। लेकिन एक दुविधा बड़ी ये है कि बैंकों को सबसे ज़्यादा इस पूरी प्रक्रिया में आशंका और डर होगा और उनके लिए सरकार को इस पूरे मामले में अमेरिका के साथ दखल देना पड़ेगा, क्योंकि बैंकों का ट्रेड बहुआयामी है, पूरी दुनिया के बाज़ारों में है। और अगर किसी एक भी बाज़ार में किसी एक ही ऐसे मामले में भारत की कंपनियां पाई गई कि उन्होंने प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है, तो उसका सीधा असर बैंकों के कारोबार पर पड़ेगा, बैंकों के ट्रेड पर पड़ेगा। अभी जिन कंपनियों के कामकाज पर या जिनके पैसे रोके गए हैं, जिनका फंड्स ट्रांसफ़र रोका गया, वो यूएई बेस्ड कंपनियाँ हैं, यानी भारतीय कंपनियों की यूएई शाखाएं हैं जिनके ट्रांजैक्शंस को अमेरिका ने रोका है। अभी इनमें भारतीय बैंकों के शामिल होने की बात नहीं आई है, पर बैंकों में डर ये होगा और स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी एक बैंक के ऊपर उसके कामकाज में कोई कंपनी ऐसी पाई गई जो उसका इस्तेमाल करके क्या रशिया से ट्रेड कर रही थी, तो फिर बैंकों के कामकाज पर भी प्रतिबंध लगने का खतरा दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान ने अपनी नेशनल एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के निजीकरण की योजना बनाई है। इसके अलावा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो शर्तें दी थी कर्ज देने से पहले, उनका पालन करने के लिए कुछ और काम भी करेगा। क्या कुछ करना पड़ेगा सर? पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। सामान्य रूप से जब IMF से बेल आउट होता है तो देशों को सरकारों को अपनी ताकत बाजार को देनी पड़ती है, निजीकरण करना पड़ता है। और अब IMF की शर्तों के तहत पाकिस्तान अपने निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसे IMF की शर्त के तहत प्राइवेटाइज किया जाना है। वहाँ की सरकार ने कुछ पार्टी से, कुछ बड़े निवेशकों से बातचीत करनी शुरू कर दी है, जिससे कि उससे अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सकें। इसके अलावा पाकिस्तान अपने कुछ एयरपोर्ट्स को भी और कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राइवेटाइज करने पर मजबूर है। आगे बढ़ते मनी सेंट्रल झटपट की तरफ। देश की स्टार्टअप कंपनियों के लिए अच्छी खबरें अब आने लगी हैं। पहले जोमेटो को लेकर खबर आई कि वो मुनाफे में आ गई, उसके बाद पेटीएम को लेकर भी इसी तरीके की खबरें आई। अब 2 और स्टार्टअप कंपनियों को लेकर खबरें हैं कि उनके घाटे कम हो रहे हैं, वे मुनाफे में आ रही हैं। ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने सोमवार को कहा कि जुलाई के दौरान पहली बार मुनाफे में आई है। अभी कुछ ही समय पहले फ्लैश आया कि मूवी क्विक पहला ऐसा स्टार्टअप है फिनटेक में आप कह सकते हैं जिसने पहला एवर अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया, मतलब वो भी मुनाफे में आ गई है। जुलाई के दौरान कंपनी की मीशो की जो बिक्री रही वो 43% बढ़ गई। फिनटेक कंपनी पॉलिसी बाजार यानी पीवी फिनटेक के घाटे भी गिरावट देखने को मिली है। वहाँ भी जून तिमाही के दौरान कंपनी का घाटा 94% कम होकर सिर्फ 12 करोड़ रुपए रह गया है। ये देखना होगा कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो कहीं ना कहीं अब उनकी कहानियाँ ऐसी आने लगी हैं कि अब वो उनका या तो घाटे लगभग खत्म होने आ गए या वो कहीं मुनाफे में आ रहे हैं। भले वो जोमेटो का मुनाफा 2 करोड़ है, लेकिन स्टार्टअप मुनाफे में ये बड़ी बात है, क्योंकि स्टार्टअप होने की तो पहली शर्त ही घाटा थी। देश के टेलीकॉम बाजार में 2 टेलीकॉम कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 23-24 के अंत तक ये दबदबा और बढ़ जाएगा।
मार्च 2024 तक भारतीय टेलीकॉम मार्केट के रेवेन्यू में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल की हिस्सेदारी 83% तक पहुंच जाएगी। 100 रुपये में से 83 रुपये दो कंपनियों की जेब में। इनमें 44% हिस्सेदारी रिलायंस जियो की और 39% हिस्सेदारी एयरटेल की होगी। 2024 मार्च तक टेलीकॉम रेवेन्यू में वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी घटकर 16% बचेगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के कृषि भूमि के सर्किल रेट को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। दिल्ली में कृषि भूमि सर्किल रेट को 2008 यानी 15 साल बाद बढ़ाया गया है। नई दिल्ली जिला और दक्षिणी दिल्ली जिला में 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़, उत्तर पश्चिम अलग अलग, मतलब समझिए आप, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम जिले में 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़, मध्य और दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 2.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का जो भाव है वो बढ़ा दिया गया है। शाहदरा उत्तर पूर्वी और पूर्वी जिला में 2.25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के सर्किट रेट बढ़ाए गए हैं, तय किए गए हैं नए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने सरकारी कंपनी बीएसएनएल को कारण बताओ नोटिस भेजा है। सरकारी कंपनी को नोटिस आया है नियामक की तरफ से। टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन रेगुलेशन 2018 का अनुपालन नहीं करने की वजह से बीएसएनएल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीएसएनएल ऐसे सर्किल के लिए जहां भुगतान करना था उसके लिए वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर को बैंक गारंटी देने में विफल रहा है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? महत्वपूर्ण खबर भारतीय मोबाइल बाजार में, टेलीफोन बाजार में डुओपोली की है। अगर आपको याद होगा कि अभी से 1 महीने पहले तक भारत में सरकार की तरफ से और मंत्रियों की तरफ से बयान दिए जा रहे थे कि भारतीय बाजार में डुओपोली नहीं होगी। अब जो आंकड़े आए हैं बेहद चौंकाने वाले। 83% रेवेन्यू मार्केट, यानी जितना बिल भारत के लोग कलेक्ट करते हैं उसका 83% हिस्सा सिर्फ 2 कंपनियों जियो और एयरटेल के पास जाता है। खास बात इस रिपोर्ट में यह भी है कि वोडाफोन का हिस्सा न केवल कम है बल्कि लगातार घट रहा है। और जैसी वोडाफोन की स्थिति उस हिसाब से ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ये इस बाजार में अब केवल 2 ही दिग्गज अपने तरह से राज करेंगे। और ये इसी बात का डर, इसी बात का खतरा भारत के टेलीकॉम बाजार में पहले दिन से होता दिखाई दे रहा था। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे आपको शाम के 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।